सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत करके कोई इंसान 4 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर सकता है क्या? सुनने में लगता है ना कि कोई फिल्मी कहानी होगी, लेकिन ये पूरी तरह सच है। क्योंकि दिलीप सांघवी की कंपनी सन फार्मा न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बल्कि यह दुनिया की भी सबसे भरोसेमंद ड्रग कंपनीज में गिनी जाती है। शायद यही वजह है कि वॉल्नी, रिवाइटल, पेप्फीज और चेरिकोप जैसी दवाइयों ने हर किसी की मेडिसिन बॉक्स में अपनी एक परमानेंट जगह बना ली है। ये वही दिलीप हैं जिन्हें कभी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी रैनबैक्सी ने नौकरी देने तक से मना कर दिया था। लेकिन फिर वक्त बदला और उन्होंने न सिर्फ रैनबैक्सी को ही खरीद लिया, बल्कि उसे डूबने से भी बचाया। तो आखिर कैसे एक छोटे से शहर के मेडिकल शॉप से शुरू हुआ ये सफर आज 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है? चलिए आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी बड़े सपनों की भी शुरुआत छोटे गली मोहल्लों से होती है और हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1955 में गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में शांतिलाल सांघवी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया दिलीप सांघवी। उस समय दिलीप के पिताजी कोलकाता में एक छोटी सी जेनरिक मेडिसिन की दुकान चलाते थे, जिसका नाम था शांतिलाल एंड कंपनी। अब बड़े होकर दिलीप ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करनी तो शुरू कर दी थी, लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट था। इसीलिए कॉलेज के दिनों से ही वो अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। यही वो टाइम था जब पहली बार उनका सच्चाई से सामना हुआ कि हम तो सिर्फ बिचौलिए हैं, असली कमाई तो वो कंपनीज कर रही हैं जो दवाइयाँ बना रही हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की कंपनी शुरू की जाए। पर सवाल था कि आखिर कैसे, क्योंकि ना तो वो फार्मेसी पढ़े थे और ना ही उनका कोई बायोटेक या केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड था। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में कदम रखना बहुत रिस्की हो सकता था। ऐसे में दिलीप ने सोचा कि पहले इस फील्ड में काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद से अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने उस टाइम की बहुत ही पॉपुलर फार्मा कंपनी रैनबैक्सी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वहाँ कोई एंट्री लेवल जॉब तो मिल ही जाएगी, क्योंकि रिज्यूमे में उन्होंने अपनी कॉमर्स डिग्री का जिक्र किया था, साथ ही अपने होलसेल बिजनेस के एक्सपीरियंस का भी हवाला दिया। लेकिन रैनबैक्सी ने फार्मा डिग्री और टेक्निकल बैकग्राउंड न होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री में बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के घुसना कितना मुश्किल है। पर उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फार्मा कंपनी शुरू करके ही रहेंगे। अपने इसी आइडिया के साथ वो अपने पिता के पास पहुँचे, उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और इसके लिए कुछ पैसे उधार में मांगे। अब एक 26 साल का लड़का जिसे दवाएं बनाने का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, वो ये सब करेगा कैसे? इस सवाल का उनके पिता के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा करके उसे 10,000 रुपए उधार दे दिए। इसके बाद से दिलीप जी ने गुजरात के वापी के अंदर 1983 में सन फार्मा नाम से अपनी फार्मा कंपनी की नींव रखी। अब दोस्तों, दिलीप ने वापी जगह को इसलिए चुना था क्योंकि उस दौर में ये एक उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब था और सरकार भी फार्मा कंपनीज को वहाँ सेटल होने में सपोर्ट कर रही थी, यानी कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता था। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। इस सफर में दिलीप पूरी तरह से अकेले थे। उनके पास ना टीम थी, ना ही कोई एक्सपीरियंस, ना ही उन्हें फॉर्मुलेशन आता था और ना ही उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की कोई नॉलेज थी। वो खुद ही सेल्समैन थे, खुद मैनेजर और खुद ही प्रमोटर। मतलब कि शुरुआत में उन्हें हर काम खुद ही करना पड़ता था। अब दोस्तों, स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ 5 दवाइयाँ बनाई जो कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई थी, जैसे कि डिप्रेशन और मिर्गी की दवाइयाँ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेशली यही दवाइयाँ क्यों बनाई? असल में उस टाइम ये सेगमेंट काफी पीछे हुआ करता था और बड़ी कंपनीज का भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं था। मतलब कंपटीशन कम था लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा। अब दिलीप खुद डॉक्टर्स के क्लिनिक पर जाते थे और उन्हें कन्विंस करने की भी कोशिश करते थे कि ये दवा काफी इफेक्टिव है, एक बार प्रिस्क्राइब करके तो देखिए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें रिजेक्शन ही मिले। एक नई कंपनी होने की वजह से सभी यही कहते थे कि सन फार्मा कौन भाई, हम तो रैनबैक्सी या फिर सिप्ला की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार तो डॉक्टर्स उन्हें देखते ही क्लिनिक से बाहर निकाल दिया करते थे। लेकिन दिलीप ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि रिजेक्शंस भी बिजनेस का ही एक हिस्सा है। इस काम को करते हुए उन्हें धीरे धीरे समझ आ गया था कि फार्मा इंडस्ट्री में लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि ट्रस्ट खरीदते हैं और ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है।
डॉक्टर्स को मनाना इसलिए भी टफ था क्योंकि उनकी टेबल पर पहले से बड़े बड़े ब्रांड के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे रहते थे। ऐसे में दिलीप जैसे नए लड़के पर आखिर कोई क्यों ही भरोसा करता। हर बार उनसे एक ही तरह के सवाल पूछे जाते कि आखिर ये दवा बनी कहाँ है, कंपनी कितनी पुरानी है और प्रॉपर ट्रायल हुआ भी है कि नहीं। और फिर लास्ट में सभी डॉक्टर से यही जवाब सुनने को मिलता था कि जाओ भाई, हम अपने पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इतनी जगह से ना सुनने के बाद अब दिलीप जी का भी हौसला टूटने लगा था, क्योंकि बात सिर्फ डॉक्टर्स की ही नहीं थी बल्कि रिटेलर्स ने भी उनकी दवाइयां लेने से इनकार कर दी थी। रिटेलर्स का भी सीधा यही कहना था कि जब डॉक्टर इस दवा को लिखेगा ही नहीं तो फिर खरीदेगा कौन। और फिर यहीं पर दिलीप जी ने एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने रिटेलर से कहा कि पहले आप ये दवा रख लीजिए, अगर बिक गई तो आप पैसे दे दीजिएगा और अगर नहीं बिकी तो मैं वापस लेकर जाऊंगा। अब ये सुनकर रिटेलर्स को लगा कि रिस्क कम है तो फिर रखने में क्या ही जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेंटल हेल्थ वाला सेगमेंट उस टाइम पर काफी पीछे था, तो फिर डॉक्टर्स के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे और इसके पेशेंट भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सन फार्मा की दवाइयां ट्राई की और जब रिजल्ट्स अच्छे आए तो फिर उन्होंने प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान दिलीप शांघवी को अच्छी तरह समझ आ गया था कि सिर्फ हाई क्वालिटी की दवाइयां बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनकी दवाइयां तभी बिकेंगी जब डॉक्टर्स और केमिस्ट के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया जाए। इस तरह से धीरे धीरे सन फार्मा की दवाइयां ज्यादा से ज्यादा प्रेस्क्राइब्ड होने लगी और फिर जैसे ही प्रेस्क्रिप्शंस बढ़े वैसे ही मेडिकल शॉप्स ने भी कैश में स्टॉक उठाना शुरू कर दिया। इससे धीरे धीरे ही सही लेकिन सन फार्मा की रेप्यूटेशन मजबूत होती गई और 1990 आते आते कंपनी एक प्रॉफिटेबल फार्मा ब्रांड बन चुकी थी। इसके बाद से 1991 में सन फार्मा ने अपना पहला रिसर्च सेंटर सेटअप किया ताकि वो नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेस पर काम कर सके। इसके 5 साल बाद यानी 1996 में कंपनी ने इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए और फिर कुछ ही समय में ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि 24 अलग अलग देशों में अपनी दवाइयां सेल करने लगे। और फिर 1997 में सन फार्मा ने फॉर्मुलेशन में स्ट्रॉन्ग लेकिन घाटे में चल रही एमजे फार्मा को और साउथ इंडिया की रेप्यूटेड कंपनी TDPL को एक्वायर कर लिया। लेकिन दोस्तों दिलीप जी यही नहीं रुके बल्कि उनका अगला सपना था अमेरिका जैसी हाईली रेगुलेटेड और कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करना। पर वहां पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। दिलीप जी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए वो सही मौके का इंतजार करने लगे। और फिर आखिरकार उन्हें खबर मिली कि अमेरिका की एक फार्मा कंपनी कैराको फार्मा बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गई है और उसकी हालत इतनी खराब है कि कोई भी इन्वेस्टर उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन दिलीप शांघवी को इसमें भी एक मौका दिखा। उन्होंने 1997 में कैराको में इन्वेस्ट करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मेजोरिटी स्टेक हासिल कर लिए। दिलीप शांघवी को लगा था कि थोड़ा सपोर्ट और सही गाइडेंस से ये कंपनी दोबारा प्रॉफिटेबल बन जाएगी, लेकिन इसके अपोजिट प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चीजें बद से बदतर होने लगी। FDA की तरफ से कंपनी को वार्निंग लेटर्स आने लगे, मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ियां पाई गई और नियमों का पालन करने में लगातार लापरवाही होती रही। अब US मार्केट में पहले से ही काफी कंपटीशन था और रेगुलेटरी रूल्स भी इंडिया से कहीं ज्यादा सख्त। ऐसे में कई सारे एनालिस्ट ने ये कहना तक शुरू कर दिया था कि सन फार्मा की ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से डूब जाएगी। लेकिन दिलीप शांघवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे करके कैराको की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को US FDA के नियमों के मुताबिक तैयार करना शुरू किया। इंडिया से एक्सपीरियंस साइंटिस्ट भेजे गए और दिलीप जी खुद अमेरिका जाकर ऑपरेशंस को काफी करीब से मॉनिटर करने लगे। उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर वो US मार्केट में पास हो गए तो फिर दुनिया के किसी भी कोने में पास हो सकते हैं। इसीलिए दिलीप जी और उनकी टीम ने कंपनी को फिर से खड़ा करने में अपनी जी जान लगा दी और फिर आखिरकार लगातार कई सालों तक लॉसेस सहने के बाद कैराको की कंडीशन में सुधार आने लगा और कंपनी ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। समय के साथ इसने FDA की नियमों के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को बेहतर किया और फिर धीरे धीरे अमेरिका में एक भरोसेमंद जेनरिक दवाओं के सप्लायर के रूप में अपनी पहचान बना ली। 2005 तक सन फार्मा देश की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उनकी असली कामयाबी 2007 में दिखी जब साइकाट्री, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और आर्थोपेडिक्स जैसे 6 क्रिटिकल थेरेप्यूटिक एरियाज में नंबर 1 पर वो पहुंच गए। इसी दौरान यानी फाइनेंशियल ईयर 2007-8 में कंपनी की नेट सेल में 57% तक की ग्रोथ देखी गई।
लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी वो थी उनकी इंटरनेशनल जर्नी, क्योंकि अब उनकी 55% से भी ज्यादा सेल ग्लोबल मार्केट से आने लगी थी। अमेरिका से लेकर रशिया और अफ्रीका तक सन फार्मा का नाम एक भरोसेमंद जेनरिक ड्रग सप्लायर के तौर पर उभरने लगा था। हालांकि इस सक्सेस के साथ नई चुनौती भी सामने आई कि इंडियन फार्मा मार्केट अब धीरे धीरे सैचुरेटेड होती जा रही थी। हर शहर में कई सारी छोटी छोटी फार्मा कंपनीज जन्म ले चुकी थी, जिससे कंपटीशन काफी तेज हो गया और मार्जिन्स भी लगातार गिरने लगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये था कि सन फार्मा इस भीड़ से आगे कैसे निकले। इसके लिए दिलीप सांघवी ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई कि वो खुद से नई शुरुआत करने की बजाय उन कंपनीज को एक्वायर करने लगे जो कि पहले से ही किसी न किसी एरिया में मजबूत है। क्योंकि कैराको जैसी डूबी हुई कंपनी को जो उठाने में मेहनत लगी थी, उससे वो सीख चुके थे कि एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। इसके बाद से सन फार्मा ने एक एक करके फार्मा दुनिया में अपनी पकड़ और भी मजबूत करनी शुरू कर दी। जैसे कि 2012 में उन्होंने दूसरा फार्मास्यूटिकल्स और यूआरएल फार्मास्यूटिकल्स का जेनरिक बिजनेस एक्वायर कर लिया था। लेकिन दिलीप सांघवी यहीं रुकने वालों में से नहीं थे, बल्कि उनकी नजर थी एक और बड़ी कंपनी पर जिसका नाम था रैनबैक्सी। जी हाँ, वही रैनबैक्सी जिसमें कभी दिलीप सांघवी ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। असल में 90s और अर्ली 20s में रैनबैक्सी लेबोरेटरीज भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनीज में से एक थी, जिसकी दवाइयां 150 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होती थी। हजारों एम्प्लॉय इसमें काम करते थे, बड़ी बड़ी रिसर्च लैब थी और ये एक ऐसा ब्रांड था जिस पर पूरे भारत को गर्व था। लेकिन साल 2004 से लेकर 2013 के बीच में चीजें काफी बिगड़ने लगी, क्योंकि रैनबैक्सी के एक एम्प्लॉय दिनेश ठाकुर ने सबूतों के साथ बताया कि कंपनी कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर रही है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स बताती है और घटिया क्वालिटी के ड्रग्स एक्सपोर्ट करती है। इस खबर के आते ही एफडीए ने तुरंत कार्यवाही की और रैनबैक्सी के कई सारी दवाइयों के अमेरिका इंपोर्ट पर बैन लग गया और फिर इसके बाद से लोगों का कंपनी पर से भरोसा भी उठ गया। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जून 2008 में जापान की कंपनी दाइची सांक्यो ने रैनबैक्सी के 63.4% से एक्वायर कर लिए। इस एक्विजिशन का मकसद था भारत में पैर जमाना, लेकिन ये दाइची के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रैनबैक्सी के ऊपर पहले से ही कई सारे लीगल ट्रबल्स और लॉ सूट इश्यूज पेंडिंग में हैं। यहाँ तक कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खराब क्वालिटी की मिलावटी दवा अमेरिका भेजने की वजह से कंपनी पर $500 मिलियन का जुर्माना लगाया, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना था। और फिर यह सब फेस करने के बाद से दाइची अब रैनबैक्सी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी के बैकग्राउंड को देखकर कोई भी ऐसा इन्वेस्टर ही नहीं था जो कि रैनबैक्सी में इन्वेस्ट करे। लेकिन फिर उसी समय दिलीप सांघवी सामने आए और साल 2014 में इन्होंने रैनबैक्सी को 22,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $4 बिलियन में एक्वायर कर लिया। ये भारत में उस समय का सबसे बड़ा फार्मा एक्विजिशन था और इसके साथ ही सन फार्मा इंडिया की लार्जेस्ट और दुनिया की 5th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी बन गई। अब दोस्तों, सन फार्मा ने रैनबैक्सी को खरीद तो लिया था, लेकिन उसे दोबारा खड़ा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस टाइम पर रैनबैक्सी के 4 बड़े प्लांट्स को अमेरिका में दवाइयां बेचने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि वह वहां के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसीलिए दिलीप सांघवी हर हफ्ते उन प्लांट्स पर जाकर बारीकी से रिपोर्ट देखते और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन इससे पहले कि चीजें सुधरती, कंपनी के एम्प्लॉयज की तरफ से आने वाली शिकायतें भी बढ़ने लगी। असल में सन फार्मा और रैनबैक्सी के एम्प्लॉयज अलग अलग सोच और कल्चर से थे, इसीलिए दोनों में टकराव होने लगे। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एचआर को एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। कई सारे सीनियर्स को हटाया गया और टीम को फिर से सेटअप किया गया ताकि सभी एक ही डायरेक्शन में काम कर पाएं। इसके बाद से एक और बहुत बड़ी चुनौती थी डॉक्टर्स और जनता का भरोसा जीतना, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स रैनबैक्सी की दवाइयां लिखना बंद कर चुके थे और कुछ तो खुले तौर पर इसका विरोध भी कर रहे थे। अब दोस्तों, ये सब देखते हुए दिलीप सांघवी ने फैसला लिया कि धीरे धीरे रैनबैक्सी का नाम सन फार्मा में मिला दिया जाएगा ताकि उसकी एक भरोसेमंद इमेज बन सके। इन्हीं सभी कोशिशों की वजह से 2-3 साल के बाद आखिरकार एफडीए ने बैन हटाना शुरू कर दिया। प्लांट्स को दोबारा मंजूरी मिल गई, डॉक्टर्स भी फिर से सन फार्मा की दवाएं प्रेस्क्राइब करने लगे और कंपनी का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ने लगा। अब इस कामयाबी के बाद सन फार्मा ने स्पेशलिटी ड्रग्स के सेगमेंट में उतरने का फैसला लिया।
ये दवाइयाँ आम डिसीजेस के लिए नहीं बल्कि सीरियस बीमारियों के लिए होती हैं, जैसे कि कैंसर या फिर HIV का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब ये सेगमेंट हाईली एडवांस होने के साथ साथ बेहद चैलेंजिंग भी है, क्योंकि रिसर्च में कई कई साल लग जाते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, साथ ही रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेना भी काफी मुश्किल होता है। और जैसे ही सन फार्मा ने इस नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना शुरू किया, उसी समय दुनिया भर में जेनेरिक मेडिसिन की कीमतें गिरने लगी, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हो गया था। इसका असर यह हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में सन फार्मा का प्रॉफिट सीधे 70% गिरकर 2096 करोड़ रुपए ही रह गया। अब दोस्तों, ये एक ऐसा टाइम था जब इन्वेस्टर्स को लगने लगा था कि दिलीप सांघवी से बहुत बड़ी भूल हो गई है और उन्होंने जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया है। लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी दिलीप सांघवी शांत ही रहे। असल में उन्होंने पहले भी बिजनेसेस में कई सारे उतार चढ़ाव देखे थे। ऐसे में उन्हें समझ आ गया था कि अगर डायरेक्शन सही हो और हिम्मत बना रहे तो बुरा समय भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इस दौरान वो कंपनी की पूरी स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे फिर से तैयार करने लगे और फिर 2018 में सन फार्मा ने पहली बार स्पेशलिटी ड्रग्स को मार्केट में उतारा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दवा बना लेना ही काफी नहीं था, बल्कि उसे मार्केट में एक्सेप्टेंस दिलवाना भी सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये दवाएं सीरियस बीमारियों के इलाज के लिए होती हैं, जिन पर डॉक्टर्स भी बहुत सोच समझकर भरोसा करते हैं। इसीलिए सन फार्मा ने एग्रेसिवली मार्केटिंग करने की बजाय डॉक्टर्स के साथ में भरोसा बनाना शुरू किया। वो उनके डाउट्स को सुनते, साइंटिफिक पेपर्स और ट्रायल डेटा के जरिए दवा के असर को समझाते, साथ ही इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन से पेशेंट्स को ज्यादा फायदा होगा, इंटरनेशनल ट्रायल्स में क्या परफॉर्मेंस रही, इस तरह की सभी रिपोर्ट्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाया जाता। और फिर धीरे धीरे इन दवाओं की सेल्स बढ़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में सन फार्मा ने 43,279 करोड़ रुपए यानी अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। आज सन फार्मा करीब 25 स्पेशलिटी प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च कर चुकी है, जिनका इस्तेमाल इंडिया सहित US, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल तक हो रहा है। आज इंडिया में सन फार्मा के पास 8.33% का मार्केट शेयर है और ये 100 से भी ज्यादा देशों में 2000 से भी ज्यादा दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती हैं। सन फार्मा अब सिर्फ एक इंडियन फार्मा कंपनी नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल जायंट बन चुकी है। इसकी कमाई का लगभग 70% हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है और इनमें भी सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। सन फार्मा के दुनिया भर में 40 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि इंडिया, USA, कनाडा, ब्राजील, हंगरी, इजराइल, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसे देशों में फैले हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन रुपीस से भी ज्यादा हो चुका है और यह USA के जेनरिक ड्रग मार्केट में टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल है। इस तरह से कभी सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हुआ ये सफर आज 4 लाख करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हो और नजर दूर तक हो, तब कोई भी सपना छोटा नहीं होता।